Hey guys, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cell cycle and cell division, M phase, कोहेसिन्स एंड कंडेंसेंस. ओके, सो अभी तक मैंने आप लोगों को G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़ को डिटेल में पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने साइक्लिन CDK और कैसे वो रेगुलेट होती है ईच फेजेस मैंने आपको सब समझा दिया है. ठीक है, अब हम आज से शुरू करेंगे M फेज़ के बारे में. और M फेज़ को शुरू करने से पहले हम सब कुछ साइटोस्केलेटन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से हैं कोहेसिन्स एंड कंडेंसेंस. इनके बारे में मैं आज आपको कवर कराऊंगी. ठीक है, और आई होप आप लोगों ने ऑल द पार्ट्स जो मैंने अभी तक कराए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के, वो आपने देख लिए हों, तभी आप इस पार्ट पे स्विच किए होंगे. और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले आज हम M फेज़ के बारे में बात करेंगे. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये फेज़ जो है, अगर हमारी सेल साइकिल 24 आवर्स के लिए होगी मैमेलियन सेल में, तो उनमें से सिर्फ M फेज़ सिर्फ क्या होता है 1 आवर के लिए होता है. ठीक है, जो कि मेन डिवाइडिंग फेज़ होती है हमारी. ठीक है, सिर्फ 1 आवर के लिए होती है. इसी में हमारा कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीज़न होता है. ठीक है, This phase is identified by the absence of nuclear membrane spindle fiber present. ठीक है, इस फेज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर करना होगा तो इस फेज़ में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होगी और हमारा जो स्पिंडल फाइबर हो गया वो दिखने लग जाएगा. ठीक है, इस फेज़ में हमें. ठीक है, अभी तक हम प्रिपरेटिव फेज़ पढ़ रहे थे, अब हम मेन डिवाइडिंग फेज़ पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है MCDK डिराइव्स एंट्री इनटू M फेज़ एंड माइटोसिस. ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको MCDK के बारे में बताया था. इन सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम MCDK ब्रिंग्स ऑल द डाइवर्स एंड इंट्रिकेट रीअरेंजमेंट्स दैट अकर इन अर्ली स्टेज ऑफ माइटोसिस. ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे हमारा G1 फेज़ था, S फेज़ था, G2 फेज़ था. ठीक है, G2 फेज़ में हमारा क्या हुआ, G2 फेज़ के जो एंड में क्या होता है, G2 फेज़ में हमारा MCDK बहुत सारा बनने लग जाता है. ठीक है, MCDK क्या है, एक साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइक्लिन क्या होता है, CDK से बाइंड करके CDK को एक्टिवेट करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जबकि फंक्शन जो है मेन CDK करता है, साइक्लिन का काम सिर्फ इसे एक्टिवेट करने का होता है. ठीक है, तो G2 फेज़ के एंड तक बहुत सारा MCDK बन जाता है. ठीक है, लेकिन G2 के एंड तक ये क्या रहता है, इनएक्टिवेट रहता है. किसके थ्रू ये इनएक्टिवेट रहता है, तो ये रहता है हमारा V1 काइनेज के थ्रू. ठीक है, V1 काइनेज के बारे में मैंने आपको बताया था. V1 काइनेज क्या करता है, इस पर इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा के रखता है, जिससे कि ये जो हमारा साइकिल है ये एक्टिवेट होता ही नहीं है. MCDK क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. ठीक है, लेकिन लेट G2 फेज़ में क्या होता है, CDC25 क्या करता है, इस पे से इनहिबिटरी फॉस्फेट रिमूव कर देता है और इसे क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है MCDK को. ठीक है, और तब जाके जो है G2 से हमारा M फेज़ में साइकिल का प्रोग्रेशन होता है. ठीक है, अमंग इट्स मैनी ड्यूटीज़. ठीक है, देखो MCDK बहुत सारा काम करता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई एक पर्सनल रोल है. ठीक है, ये क्या करता है, MCDK जो है डुप्लीकेट कराता है क्रोमोसोम को फॉर सेग्रीगेशन. ठीक है, सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन. जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है यानी सेपरेशन होता है एनाफेज में, उस टाइम पे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के अपार्ट जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो उस टाइम पे भी कौन मदद करता है, MCDK हमारी हेल्प करता है. साथ ही साथ इंड्यूसेस द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल में अभी आगे आपको बताऊंगी क्या है, इनकी असेंबली को भी बनाता है. ठीक है, द मशीनरी दैट पुल द डुप्लीकेट क्रोमोसोम अपार्ट. ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल क्या है, जो कि क्या करेगा, इस क्रोमोसोम को, इन क्रोमोसोम को अपनी तरफ को खींचेगा. ठीक है, एक इधर से पुल करेगा, एक इधर से, तभी तो ये क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, एक दूसरे में जाएगा. ठीक है, तभी तो जब सेल डिवाइड होगा पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी पहले न्यूक्लियस को बराबर डिवाइड किया जाता है हमारे. ठीक है, दोनों सेल्स में, देन हमारा क्या होता है, सेल डिवाइड होता है. ठीक है, तो ये इसमें खींचने में कौन काम करता है, माइटोटिक स्पिंडल काम करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे ये डायग्राम में दे रखा है कि एक्टिवेटेड MCDK
इनडायरेक्टली एक्टिवेट्स मोर CDK क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो अब होता क्या है, जो MCDK है, ठीक है, जैसे ये G2 फेज तक ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करके रखता है CDC25। CDC25 जो फॉस्फेटेज है, ठीक है, फॉस्फेटेज का मतलब क्या हो गया, जो फॉस्फेट को रिमूव करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तब तक इनएक्टिव रहता है। जैसे ही G2 फेज का एंड होने वाला होता है तो ये खुद से एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये एक्टिवेट होके क्या करता है, जो इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा हुआ है हमारे MCDK पे, उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। उसे रिमूव करके क्या कर देता है, MCDK को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो MCDK जब एक्टिवेट होता है तब ये क्या करता है, ये और CDC25 को एक्टिवेट करता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप, ठीक है। यानी ये खुद एक्टिवेट हो रहा है और फिर जाके फटाफट से बहुत सारे CDC25 को एक्टिवेट कर दे रहा है, ताकि जितने भी MCDK अब कंटिन्यू बनेंगे, ठीक है, G2 से M ट्रांजिशन में, वो सब क्या बनेंगे, सीधे एक्टिवेटेड फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्टिवेटेड MCDK होता है, ये इनहिबिटरी जो V1 काइनेज था हमारा, उसको भी इनहिबिट कर देता है, उसको शट डाउन कर देता है, ठीक है। और फर्दर प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड MCDK, और ये फिर क्या होता है, हमारा MCDK ही बार बार बनने लग जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक बार हमारा MCDK एक्टिवेट हो गया तो it ignites the explosive increase of MCDK activity that drives the cell abruptly from G2 to M phase, ठीक है। यानी एक बार अगर हमारा MCDK G2 फेज में अगर एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, वो बहुत तेज़ी से और भी जो है MCDK उनको एक्टिवेट कराएगा। पहला कारण क्या है कि पहला है पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक लूप से ये क्या करेगा, ये जितने भी CDC25 है वो सबको एक्टिवेट कराएगा, ताकि वो फटाफट से सारे जितने भी इनएक्टिव MCDK है उनको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा बाय रिमूविंग द इनहिबिटरी फॉस्फेट, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या है, ये शट डाउन कर देगा V1 काइनेज को, ठीक है। V1 काइनेज को क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, जिससे कि अब ये V1 काइनेज किसी भी MCDK पे क्या नहीं कर पाएगा, इनहिबिटरी फॉस्फेट को अटैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन दोनों की फंक्शन की वजह से जो G2 के लेट G2 फेज में जो MCDK का कंसंट्रेशन हो जाता है, एक्टिव MCDK का कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है, फाइनली G2 टू M ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है हमें, G2 टू M ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे भी दे रखा है फिगर में, वंस एक्टिवेटेड MCDK फॉस्फोराइलेट एंड देयर बाय एक्टिवेट्स मोर CDK एक्टिवेटिंग CDC25, ठीक है, इनको भी एक्टिवेट करता है। दिस फॉस्फेटेज कैन नाउ एक्टिवेट मोर MCDK बाय रिमूविंग द इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द CDK सब यूनिट, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्टिव करता है ज़्यादा MCDK को और रिमूव करता है उनसे फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, अब हम कोहेसिन एंड कंडेंसिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोहेसिन्स एंड कंडेंसिन्स हेल्प कॉन्फिगर डुप्लीकेट क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, ठीक है। अब मेनली अब हम कोहेसिन और कंडेंसिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है। व्हेन द सेल एंटर M फेज, अब हमारा सेल कहाँ आ गया है, M फेज में आ गया है। हमने देख लिया किस प्रोसेस से हमारा सेल M फेज में आया, ठीक है। The duplicate chromosomes condense becoming visible under the microscope like thread like structure, ठीक है। जब क्रोमोसोम कंडेंस होता है ना तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, ठीक है, और वो हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कंडेंसिन। सबसे पहले हम कंडेंसिन्स की बात करेंगे। हेल्प टू कैरी आउट क्रोमोसोम कंडेंसेशन विच रिड्यूस द माइटोटिक क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट बॉडी एंड दैट कैन बी मोर इजीली सेग्रीगेटेड विद इन द क्राउडेड कन्फाइंड ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो आखिर ये कंडेंसिन्स है क्या, ठीक है। तो जनरली अगर हम नॉर्मल सेल्स में देखें तो हमारा क्रोमोसोम कैसे होता है, हमारा क्रोमोसोम ना ऐसे बिखरा हुआ होता है सेल्स में, ठीक है, ऐसे बिखरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब डिवाइडिंग फेज़ की बात आती है, जब सेल डिवीज़न फेज़ में आता है, M फेज़ में आता है, तब ये क्रोमोसोम क्या होने लग जाता है, एक अच्छे तरीके से क्या होना, कंपैक्शन होने लग जाता है इसमें, ठीक है। कंपैक्शन होने लग जाता है, क्रोमोसोम पैक होने लग जाता है, ठीक है। इस पैकिंग में ये कंडेंसेस बड़ा रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को इस तरीके से अटैच करता है कि ये क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर ना हो, ठीक है। इसीलिए ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। लास्ट में ये जो फाइनल हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, ये कंडेंसेंस की वजह से बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंडेंसेंस इस क्रोमोसोम को अटैच करके रखे होंगे यहाँ पे, ठीक है।
और फिर ये इस टाइप से अटैच करें। ये हमारा एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। इनको हम सिंगली क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो ये इनको अटैच करके रखेगा। तो ये जो है काम क्या है, कंडेंसिन का काम क्या है, क्रोमोसोम को कंडेंस कराना। अब जो बहुत सारा ऐसा लूप बना हुआ था क्रोमोसोम का, ऐसा बिखरा हुआ था हमारा डीएनए, इसको क्या कर दिया उसने, एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। एक अच्छा सा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर दे दिया ताकि वो क्या कर सके, ईजिली डिवाइड कर सके। ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर देता है वो हमारा कौन देता है, कंडेंसिन देता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ताकि ये जो है एनाफेज में जाके ये इजीली जो है वो डिवाइड हो सके, क्योंकि अगर ऐसा बिखरा हुआ हमारा डीएनए होगा तो क्या ये डिवाइड होगा ढंग से, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो इसको प्रॉपर डिवीजन के लिए इस स्ट्रक्चर में लाना ज़रूरी होता है। और ये क्या कौन करता है, हमारा कंडेंसिन। जैसे आप इस फिगर के भी थ्रू देख सकते हो, एस फेज में हमारा क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, देन हमारा क्या हुआ, जैसे ही वो G2 फेज से M फेज में गया तो यहाँ पे कंडेंसिन प्रोटीन इस पर काम करने लग गया साथ साथ में, और इसने क्या कर दिया, क्रोमोसोम को कैसा स्ट्रक्चर दे दिया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, जिससे कि ये कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। और अब ये क्या कर सकता है, ईजिली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। The assembly of condensin complexes into the DNA is triggered by the phosphorylation of the condensins by mCDK, ठीक है। सो कंडेंसिन्स जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसकी असेंबली को ट्रिगर करता है कौन, ये mCDK, ठीक है। mCDK कैसे करता है, इसको फॉस्फोराइलेट करके कंडेंसिन्स को क्या कर देगा, इस पर फॉस्फोरस ऐड कर देगा कंडेंसिन्स पे। कौन करेगा, ये mCDK करेगा, ठीक है। ये इस पर क्या कर देगा, फॉस्फोरस ऐड करके इसको एक्टिवेट करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इवन बिफोर द माइटोटिक क्रोमोसोम become condensed, the replicated DNA is handled in a way that allowed the cell to keep in track of the टू कॉपीज़, ठीक है। सो माइटोटिक क्रोमोसोम जब कंडेंस हो जाता है हमारा, ठीक है, सो जो डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, तो वो सेल को अलाउ करता है कि वो फिर अच्छे से 2 कॉपीज़ में बनते रहे, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम भी साथ साथ हमारा कंडेंस करता रहता है उसे, वरना क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा सब। तो जैसे जैसे हमारा रेप्लिकेशन होता रहता है ना, वैसे वैसे हमारा कंडेंसिंग प्रोटीन भी काम करता रहता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग एस फेज, ठीक है, जैसे ही क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट हो जाता है एस फेज में, द 2 कॉपीज रिमेन्स टाइटली बाउंड टुगेदर, दीज आइडेंटिकल कॉपीज कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स में आपको ऑलरेडी भी सेल साइकिल सेल डिवीजन में बता चुकी हूँ। सिस्टर क्रोमैटिड्स हम किसको बोलते हैं, जैसे ये इस टाइप से स्ट्रक्चर हमारा एक क्रोमोसोम हो गया, दूसरा क्रोमोसोम हमारा इस साइड से हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों जो क्रोमोसोम है क्रोमैटिड्स है, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो इनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा डुप्लीकेट होता है क्रोमोसोम एस फेज में, तो जो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती है ये एकदम एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। ईच कंटेन अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और आपको, अगर आप लोगों ने डीएनए का वो देखा होगा कि पैकेजिंग कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम्स वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटीन जो है इससे एसोसिएटेड होते हैं क्रोमोसोम की पैकिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है पैक्ड फॉर्म में रहता है, इसमें बहुत सारा जो है प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। द सिस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय अ प्रोटीन कॉल्ड कोहेसेंस, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के कौन रखता है, तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिन प्रोटीन, ठीक है। कंडेंसिन क्या था, जो कि क्रोमोसोम को कंडेंस करके इस फॉर्म में ला रहा था, और अब कोहेसिन क्या करेगा, 2 जो अलग सेपरेट हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स बने थे, ये इस टाइप से, ये हमारे सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये जो सिस्टर क्रोमोसोम बने थे, इनको आपस में मिलाने के लिए जो प्रोटीन काम में आया वो कौन है, कोहेसिन, ठीक है, कोहेसिन, ठीक है। ये हमारा कोहेसिन प्रोटीन है, ठीक है। विच असेंबल अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द ईच क्रोमैटिड्स एज ए डीएनए रेप्लिकेट। जैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है वैसे ये क्या करता है, असेंबल कर जाता है और एक पर्टिकुलर लेंथ पे ये इन दोनों क्रोमैटिड्स को मिला लेता है, ठीक है। दिस कोहेजेंस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये किस लिए काम आता है,
ये कोहेजेंस क्यों? ताकि ये जब सेग्रीगेशन होगा ना हमारा एनाफेज में, अगर आप लोगों को मैं आगे सेल डिवीज़न भी पढ़ाऊंगी, इसकी नेक्स्ट लेक्चर मेरा सेल डिवीज़न का होगा जिसमें मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाऊंगी कि क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, प्रॉपर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसमें से एनाफेज में क्या होता है, हमारे ये 2 क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो वही हमें क्या करना है, हमें तो दोनों सेल जब हमारा सेपरेट होगा, जैसे हमारा सेल डिवाइड होता है तो इन दोनों में तो हमें बराबर डीएनए चाहिए, ठीक है। जितना इसमें जाना चाहिए उतना ही इसमें भी जाना चाहिए, जितनी कॉपी इसमें होनी चाहिए उतनी इसमें होनी चाहिए। तो जैसे जब ये 2 कॉपी इसलिए बनाता है ताकि एक कॉपी इसमें जाए, एक कॉपी इसमें जाए। एस फेज इसीलिए तो आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन इसीलिए होता है ताकि डबल हो जाए, ताकि वो एक कॉपी इसमें चले जाए, एक कॉपी इस वाले सेल में चले जाए, ठीक है। तो ये कोहेसिन क्या करता है, ये पहले तो इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद जब एनाफेज आता है ना तो ये इसको प्रॉपर डिवाइडिंग में हेल्प करता है ताकि इसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके, यानी एक क्रोमोसोम एक सेल में जा सके, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जा सके एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। इट इज़ ब्रोकन कम्प्लीटली ओनली इन लेट माइटोसिस टू अलाउ सिस्टर्स टू बी पुल्ड बाय द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। तो ये ब्रोक कब होता है, ये लेट माइटोसिस फेज में होता है जहाँ पे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपार्ट खींचता है और बाय द माइटोटिक स्पिंडल अभी फिगर के थ्रू बताऊंगी कि क्या होता है। ये माइटोटिक स्पिंडल इनको खींचते हैं, ठीक है, दोनों एक साइड से इनको खींचेंगे और दोनों सेल्स में ये बराबर में चले जाएंगे, ठीक है। डिफेक्ट इन सिस्टर क्रोमेटिड्स कोहेजन लीड टू अ मेजर एरर इन द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। अगर गलती से भी कोहेजन प्रोटीन्स में कुछ भी डिफेक्ट हो गया तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में हमारा बहुत बड़ा एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इन ह्यूमंस सच मिस सेग्रीगेशन कैन बी डिफेक्ट इन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज एन इंडिविजुअल इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा, हु हैव 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम एट 21, ठीक है। हम सुनते हैं ना डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी एट 21 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जब कोहेसिन प्रोटीन्स हमारा क्या होता है, इसमें अगर कुछ डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें 3 कॉपीज तो एक उसमें चले जाती है, ठीक है, 3 कॉपी एक की बन जाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, कोहेसिन प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इस फिगर के थ्रू आप देख रहे हो, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम को आपस में बाइंड करके कौन रख रहा है, कोहेजेंस और जो कंडेंसिन होते हैं ये दोनों एक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, ठीक है। रिंग्स में फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, कोहेजिन एंड कंडेंसिन हेल्प टू कन्फिगर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर सेग्रीगेशन। यहाँ पे कंक्लूजन भी दे रखा है मैंने। कोहेजिन्स टाई 2 सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। कोहेजिन का काम क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे पे अटैच कराना। यह देख रहे हो यहाँ पे, ये ए फिगर में जैसे दिख रहा है, ये दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। कोहेजिन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसने इन दोनों को आपस में बांध रखा है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को, ठीक है। कंडेंसिन असेंबल on each individual sister chromatids start in M phase and help each of these double helices to coil up to become more compact। और जबकि हमारा कोहेजिन्स है, जो बी फिगर दे रखा है हमें, ब्लू कलर की जो रिंग्स दिखा रखी हैं, ये क्या है, हमारा कोहेजिन्स है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्रोमोसोम को एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर दे रहा है। देखो यहाँ पे कितना कम्पैक्शन हो गया है, देन यहाँ पे कितना कम्पैक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये कम्पैक्शन कौन दे रहा है, हमारा कंडेंसिन, ठीक है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम इंडिविजुअल जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उन पे काम करके इनको क्या कर देता है, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, ताकि ये कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंट साइटोस्केलेटल असेंबलीज कैरी आउट इन माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब हम साइटोस्केलेटन्स की असेंबली पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन्स कैसे माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी माइटोसिस का मतलब हो गया कि हमारा जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा एम फेज में, और साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवाइड होगा, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन आखिर होता क्या है, ठीक है। साइटो का मतलब हो गया सेल, स्केलेटल का मतलब हो गया स्केलेटल सिस्टम। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बोन्स हैं, ठीक है। बोन्स हमें क्या करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है, ठीक है। हम उसी की वजह से चल पाते हैं। हमारे अंदर एक क्या रहता है, हमारी सेल मतलब एक स्ट्रेट फॉर्म में रहती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करती है हमारा स्केलेटल। हमारी बोन्स हमारे बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखी हुई है।
ऐसे ही सेल्स में क्या होता है, सेल्स का भी खुद का स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटल होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है जिसे हम साइटोस्केलेटल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेल का जो प्रॉपर शेप जो मेंटेन है, अगर कोई सेल इस शेप की है, जैसे आरसीबी आरबीसी हमारी इस शेप की होती है, तो हर किसी का शेप जो है फिक्स होता है, ठीक है। तो उस शेप को जो फिक्स कराने का काम कौन है, उसके अंदर के साइटोस्केलेटल, वो उनको वो शेप देती हैं, ठीक है। तो अब हम साइटोस्केलेटल, वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी मेनली ये पढ़ेंगे कि इस एम फेज में हमारे कौन कौन से साइटोस्केलेटल काम आते हैं, ठीक है। सो आफ्टर ड्यूप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, जब हमारा क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है, एंड हैव कंडेंस, ठीक है, कंडेंस भी हो चुका है, यानी एम फेज आ चुका है, two complex cytoskeletal machines assembles in a sequence to carry out two mechanical processes that occur in M phase, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो साइटोस्केलेटन कॉम्प्लेक्स मशीन्स को पढ़ेंगे जो कि एम फेज में होती हैं, ठीक है। ये क्या कर देंगी, मैकेनिकल प्रोसेस अकर करेंगी इसमें, ठीक है, यानी जो कि फंक्शन करेंगी, जैसे दो उसको खींचने का, ठीक है, प्रॉपर सेल को शेप को मेंटेन करने का, ठीक है, ये सब। जैसे सबसे पहला है हमारा माइटोटिक स्पिंडल, सबसे पहला क्या है, माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, ये पहला हो गया। कैरीज आउट न्यूक्लियर डिवीजन, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, माइटोटिक स्पिंडल क्या है, खूब सारे साइटोस्केलेटन का कॉम्प्लेक्स है। एंड इन एनिमल सेल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, ये किस में फंक्शन करता है, हमारे एनिमल सेल्स में, और बहुत सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग हमारी क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म का डिवाइड करती है, यानी साइटोस्केलेटन का, ठीक है। एनिमल के केस में मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स कैरी होती है, और प्लांट्स के केस में जो है सेल डिवीज़न होता है, यानी साइटोकाइनेसिस, जब सेल एक दूसरे से दूर जाती है, तो प्लांट के केस में वो थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, ठीक है, वो इसके थ्रू नहीं होती है। ये किसके केस में होगा, एनिमल के केस में होगा, ठीक है। द माइटोटिक स्पिंडल, अब हम माइटोटिक स्पिंडल के बारे में पढ़ते हैं। माइटोटिक स्पिंडल इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल से ये कंस्टिट्यूट होते हैं, एंड द वेरियस प्रोटीन्स दैट इंटरेक्ट विद देम, ठीक है, और भी बहुत सारी, ये मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और बहुत सारे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। दैट इंक्लूड माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स, ये इसमें मोटर प्रोटीन्स काम आते हैं, ठीक है। इन ऑल यूकैरियोट माइटोटिक स्पिंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स एंड अलोकेटिंग वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब में माइटोटिक स्पिंडल ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम है उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो बराबर जो है ईच डॉटर सेल में पहुंच सके, ठीक है। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, और ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम पे जैसे अटैच हो जाते हैं, ये इस टाइप से कुछ अटैच हो रखे हैं इस फिगर में, और फिर जैसे एम फेज से प्रोग्रेशन होता है, ये क्या कर देते हैं, इनको खींच लेते हैं, एक दूसरे की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्या हो गए, अलग हो गए, ये इस टाइप से खींच लिया इन्होंने, ठीक है। तो अब ये जब सेल डिवाइड होगी तो ये इन दोनों सेल्स में बराबर जाएंगे, इतने क्रोमोसोम इसमें गए, इतने क्रोमोसोम इसमें गए, तो ये दोनों क्या जाएंगे, बराबर जाएंगे ईच सेल में, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करती है, The contractile ring consists of mainly actin filament and myosin filament arranged in a ring around the equator of the cell, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में क्या होता है, मेनली एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट होते हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन आप मसल सेल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जूलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा कि एक्टिन मायोसिन कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये सब इनको हम ना डिटेल में सब सेल बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक अलग चैप्टर है साइटोस्केलेटन नाम से, उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ेगा। आगे अगर टाइम मिलेगा तो मैं साइटोस्केलेटन भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सो ये किससे कंस्टिट्यूट हो, अभी इतना समझ लो कि ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से कंस्टिट्यूट हो रखे हैं, ठीक है। ये लाइक अ स्केलेटल, जैसे हमारे बॉडी में अभी बोन्स दिख रही है ना, वैसे सेल्स के अंदर भी ऐसे कुछ स्केलेटल होते हैं, जिसे एक्टिन और मायोसिन हो गए, ठीक है।
अरेंज इन अ रिंग अराउंड द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो रखी है इक्वेटर यानी बीच में। पहले तो ये एक ही सेल है, ठीक है, इसमें G1 फेज आया, S फेज आया, G2 फेज आया, अब क्या आ गया, M फेज आ गया। M फेज आया तो अब क्या हो गया, ये जैसी M फेज के थ्रू जा रही है तो ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। माइटोटिक स्पिंडल ने क्या कर दिया है, क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है। अब बीच में क्या बनने लग गई है, एक एक्टिन मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनने लग गई है। ये जो पिंक कलर की दिख रही है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, ठीक है। इट स्टार्ट टू असेंबल जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ माइटोसिस, ठीक है। जब माइटोसिस खत्म होने वाला होता है तब ये होता है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ होता है, ठीक है। As the ring contract, it pulls the membrane inward, thereby dividing the cell into two, ठीक है। जैसे रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, कुछ जैसे ये रिंग हमारी ऐसे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनी है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी अंदर को खींचेगी ये रिंग, ये जैसे ही अंदर को खींचेगी तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और वैसे ही जो ये पुल अपनी तरफ पुल करेंगी तो क्या हो जाएगी, दो सेल्स आपस में डिवाइड हो जाएगी और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमें 2 डॉटेड सेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो सेल को कौन डिवाइड करा रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, एक्टिन और मायोसिन से बनी हुई कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और अगर हम बोलेंगे कि क्रोमोसोम को कौन अपार्ट कर रहा है, क्रोमोसोम को कौन डिवाइड कर रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है हमारा माइटोटिक स्पिंडल, और उसमें भी कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारे यूकैरियोट्स में तो ये माइटोटिक स्पिंडल सेम है, बट जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वाला फॉर्मूला है ये सिर्फ एनिमल्स के केस में देखा जाता है, प्लांट्स के केस में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। 2 transient cytoskeleton structure mediate the M phase in the animal cell, ठीक है। The mitotic spindle assembles first to separate the duplicate the chromosome, then the contractile ring assembles divide the cell into 2, whereas mitotic spindle based microtubule contractile the ring and the actin based on the actin and myosin filament। तो ये मैं आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।